नंबर 7 के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन 2, एटीपी कंजप्शन भी 0, NADH2 प्रोडक्शन भी 0। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो NADH2 है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। प्रोकैरियोटिक में 2 एटीपी ज्यादा क्यों मिल रही हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स है ये FADH2 में कन्वर्ट नहीं होते। एटीपी बजट, अब एटीपी बजट है इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी बजट क्या है? एटीपी बजट का मतलब यानी नंबर ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और नेट एटीपीज, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान कितनी एटीपीज प्रोड्यूस हुई, कंज्यूम कितनी हुई और नेट एटीपीज कितनी बनी, ठीक है, इसे हम कहेंगे एटीपी बजट। अब एटीपी बजट को कैसे हम काउंट करेंगे? सबसे पहले इधर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप, कौन सा स्टेप है, उसके बाद एटीपी की प्रोडक्शन, एटीपी की प्रोडक्शन के बाद एटीपी की कंजप्शन, कितनी एटीपी जो हैं वो कंज्यूम हो रही हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ NADH2 कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसी तरह से एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जो टोटल स्टेप्स थे ग्लाइकोलाइसिस में वो कितने थे? देयर वाज 10 स्टेप्स, लेकिन हमें सिर्फ वो स्टेप मार्क करने हैं जिन स्टेप्स के अंदर या तो एटीपी प्रोड्यूस हुई हो, या तो एटीपीज कंज्यूम हुई हो, या फिर NADH2 के मॉलिक्यूल्स बने हो। ठीक है, वो कौन से स्टेप है? सबसे पहले आप याद करें कि फर्स्ट स्टेप था कौन सा? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन में हमने क्या किया था? एक एटीपी खर्च की थी, यानी फॉस्फेट ऐड किया था सबस्ट्रेट के साथ। तो फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 के बाद स्टेप नंबर 7, और लास्ट में स्टेप नंबर 10। ये स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, 6, 7, 8, 10 स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर फास्फोराइलेशन, यानी एक एटीपी हमने खर्च की, फॉस्फेट ऐड किया सबस्ट्रेट के साथ, तो एटीपी की प्रोडक्शन 0, एटीपी की कंजप्शन कितनी हुई? एक एटीपी खर्च की, यानी कंज्यूम की हमने, और NADH2 प्रोडक्शन भी 0। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर भी अगेन फास्फोराइलेशन, कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एक एटीपी कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, NADH की प्रोडक्शन 0। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, ठीक है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 है। इधर जो हमने फॉस्फेट ऐड किया ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, यानी एटीपी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन इधर 2 NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, NADH2 6 स्टेप में प्रोड्यूस होंगे, कितने? 2। एटीपी की प्रोडक्शन भी 0, कंजप्शन भी 0। स्टेप नंबर 7 की बात करें तो क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि जो सबस्ट्रेट है फॉस्फेट रिलीज करेगा और उसी फॉस्फेट को एक्सेप्ट करके एटीपीज बनाएंगे, और एटीपीज कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो स्टेप नंबर 7 के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन 2, एटीपी कंजप्शन भी 0, NADH2 प्रोडक्शन भी 0। और स्टेप नंबर 10, 8 में कुछ भी नहीं हो रहा, 9th भी, और उसके बाद 10 की बात करें तो इधर भी 2 एटीपीज बन रही हैं। तो स्टेप नंबर 10 के अंदर भी 2 एटीपीज बनेगी, कंजप्शन 0 और NADH2 की प्रोडक्शन भी 0। अब ओवरऑल बात करें तो एटीपी की प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 4 एटीपीज बन रही हैं। एटीपी की कंजप्शन कितनी होगी? 2 एटीपीज कंज्यूम होंगी, और NADH2 कितने बनेंगे? NADH2 2 बनेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एटीपी। अब ये जो एटीपीज बनी है ना, 4 एटीपीज, इन्हें कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था। अब सबस्ट्रेट लेवल का मतलब यह है कि जो सबस्ट्रेट है वो फॉस्फेट डोनेट करेगा एटीपी बनाने के लिए। तो जो डायरेक्ट एटीपी, इसे डायरेक्ट एटीपी कहा जाता है, यानी सबस्ट्रेट लेवल पे जो डायरेक्ट एटीपीज बनेगी वो 4 बनेगी, इनमें से 2 एटीपीज कंज्यूम हो जाएंगी। और अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द नेट एटीपीज, नेट एटीपीज इन द ग्लाइकोलाइसिस, इट विल बी 2। ठीक है, 2 एटीपीज बनेंगी जिसे हम क्या कहेंगे? नेट एटीपीज कहेंगे। और ये जो 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स है ना, अब ये मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एक NADH मॉलिक्यूल से कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होंगी? एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं 3। ठीक है, लेकिन ये जो NADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल से जो एटीपीज प्रोड्यूस होंगी
वो कितनी होगी, 2 ATPs ईच NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ये क्यों, इसका रीजन समझते हैं। अब ये जो NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं ये कहां पर प्रोड्यूस हुए हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब इन मॉलिक्यूल्स को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी तो ये NADH2 के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होंगे और इनकी ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी हम किसके अकाउंट में ऐड करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के अकाउंट में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ये NADH2 के मॉलिक्यूल्स बने थे। ठीक है, अब इधर एक प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस है जिसे कहा जाता है ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल। ठीक है, अब मेन आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होने वाली है कि NADH2 के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से 3 ATPs बनती हैं, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बन रहे हैं NADH2 वो 2 ATPs क्यों बनाते हैं। ठीक है, ATPs की जो कैलकुलेट करें, आप लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में जो भी ATPs बनेगी 36 या 38, तो वहां पे ये एरर आती है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ग्लाइसरोल फॉस्फेट शटल का मतलब ये है कि ये जो NADH2 मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल कहां पे बना है, ये मॉलिक्यूल बना है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसकी ऑक्सीडेशन कहां पर होगी, इसकी ऑक्सीडेशन यानी ब्रेकडाउन होकर एनर्जी कहां पर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना है फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। अब जब ये NADH2 के मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहे होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं NADH2 से FADH2 के अंदर। तो जो FADH2 है, FADH2 के अंदर जो ATPs प्रोड्यूस होती हैं, एक FADH2 2 ATPs बनाता है। अब देखें कैसे। सपोज करें कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके पास इनर साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स बने थे NADH2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। इधर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जब ये NADH2 मॉलिक्यूल आएगा, ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कहां पर मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद है। जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ के अंदर, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को रिड्यूस कर देगा। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो गया। अब इधर इनर मेम्ब्रेन में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है, ऐसा एंजाइम जो क्या करे, हाइड्रोजन को लॉस करवाए या फिर रिलीज करवाए किसी भी मॉलिक्यूल से। तो जो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसके पास क्या थे, हाइड्रोजन थे जो इसने एक्सेप्ट किए थे NADH2 मॉलिक्यूल से। तो ये ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, सिंपली कहें कि ऑक्सीडेशन करेगा ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की। तो जो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास है, जो भी हाइड्रोजन है वो कौन एक्सेप्ट करेगा, FAD+ एक्सेप्ट करेगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस होकर बनाएगा FADH2 मॉलिक्यूल। यानी कि फाइनली, अच्छा, जब ये FADH2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो ये जो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल था ये वापस कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर। तो सिंपली इस सारे मैकेनिज्म के अंदर प्रोसेस क्या हुआ कि ये जो NADH2 मॉलिक्यूल है ये जब एंटर होने की कोशिश करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जो NADH2 मॉलिक्यूल है वो 3 ATPs बनाता है, अब ये कन्वर्ट हो गया FADH2 के अंदर, तो ये कितनी ATPs बनाएगा, 2 ATPs बनाएगा।
और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है ग्लाइसोल फॉस्फेट शटल। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा कि हम पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है जब उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो 38 एटीपीज बनेगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी बनती हैं? 36 एटीपीज बनती हैं। अब इसका रीजन भी इधर ही क्लियर होगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगी, NADH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है, जहां पर ये क्या होते हैं? FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और जो NADH2 की ऑक्सीडेशन होगी वो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से होगी। ठीक है, तो यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं है जिसके अंदर NADH2 मॉलिक्यूल को भेजा जाए। तो वहां पर जो NADH2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कंप्लीट एटीपीज प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 एटीपीज बनेंगे। तो इसी वजह से जो NADH2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुए थे उनसे कितनी एटीपीज बनेगी? उनसे एटीपीज बनेगी टोटल 6, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कितनी बनती हैं? 4 एटीपीज बनती हैं। एटीपी बजट के अंदर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी स्टेप्स हमने परफॉर्म किए, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन या फिर क्रेब साइकिल के अंदर NADH2 एंड FADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनकी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो इनसे कितनी टोटल एटीपीज बनेगी, यानी कि कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ एटीपीज कि एटीपीज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी एटीपीज कंज्यूम हुई, या फिर जो नेट एटीपीज हैं वो कितनी हमें मिली, वो चाहे हमारी डायरेक्ट एटीपीज हो जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से मिलती हैं, या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाली एटीपीज जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलती हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एटीपी बजट। यानी सिंपली एटीपी बजट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट होना कौन सा प्रोसेस होता है? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कि देयर आर 2 एटीपीज, 2 ऐसी एटीपीज थी जो कि डायरेक्टली हमें मिल रही थी, यानी एटीपीज बाय द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जो एटीपीज मिलेंगी उन एटीपीज को डायरेक्ट एटीपीज कहा जाता है। तो इधर हमारी 2 एटीपीज हैं जो डायरेक्टली मिल रही हैं, तो ये हमारी 2 एटीपीज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की एटीपीज हैं। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे NADH2 के, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो NADH2 है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगी? साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। और जो NADH2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो रहे होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू FADH2 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो हमारा प्रोसेस है स्टेप, लेकिन जो पायरूवेट है ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप है लिंक रिएक्शन, जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट भी कहा जाता है। जब पायरूवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट एटीपी नहीं मिलेगी, यानी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू कोई भी एटीपी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इधर NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। थर्ड स्टेप है दिस इज कॉल्ड क्रेब साइकिल, यानी जो एसिटाइल कोएंजाइम A है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A इंटर होगा इनसाइड द क्रेब साइकिल और क्रेब साइकिल के अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम A की। तो इधर जो डायरेक्ट एटीपीज मिलती हैं वो 2 मिलती हैं, 2 एटीपीज जो कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू मिलेगी। और इसके बाद 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे NADH2 के एंड 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे FADH2 के मॉलिक्यूल। तो ये सारे कंप्लीट जो है नंबर ऑफ NADH2 जो कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, ये सारे प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल के दौरान। अब ये जो भी FADH2 एंड NADH2 मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में जो भी हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ऑक्सीडेशन होगी और इनकी ऑक्सीडेशन से फर्दर हमें एटीपीज मिलेंगे और इस टाइप की जो एटीपी प्रोडक्शन होगी उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू जो एटीपीज मिलेंगी कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब याद रखेंगे एक जो NADH2 का मॉलिक्यूल है वो कितनी एटीपीज प्रोड्यूस करेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 will produce 3 ATPs and 1 molecule of FADH2
प्रोड्यूस 2 ATPs। ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कि एक NADH2 3 ATPs बनाता है और एक FADH2 2 ATPs बनाता है। अब सबसे पहले ग्लूकोज के यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ATPs बन रही है वो काउंट करते हैं। ये 2 ATPs ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एंड 2 ATPs जो बनती है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। ये टोटल जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से ATPs बनेगी ये कितनी बनेगी? देयर विल बी 4 ATPs। ये 4 ATPs मिल गई हमें। अब देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे लेकिन ये कन्वर्ट हो गए किस चीज के अंदर? FADH2 के अंदर। जब ये FADH2 ऑक्सीडाइज होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो एक FADH2 से 2 ATPs और 2 से कितनी बनेगी? 4 ATPs। देयर विल बी 4 ATPs during the glycolysis by the oxidative phosphorylation। उसके बाद सेकंड लिंक रिएक्शन के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं NADH2 के, तो ये कितनी ATPs प्रोड्यूस करेंगे? 1 से 3 और 2 से 6 ATPs बनेंगे ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर NADH2 के 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल जो इनसे ATPs बनेंगी 18 ATPs और FADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल इनसे जो ATPs बनेंगी वो 4 ATPs। ठीक है। अब 4 एंड 6 ये सारी प्लस करते हैं 10 10 एंड 18 28 28 एंड 4 32 ATPs 32 ATPs। तो ओवरऑल अगर देखें तो सबस्ट्रेट ये जो 4 ATPs मिली बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और ये जो ATPs हमें मिली हैं these are ATPs by oxidative phosphorylation। टोटल जो ATPs मिली in the eukaryotic cell there will be 36 ATPs। ठीक है, this is a complete ATP budget of cellular respiration। अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो टोटल ATPs मिलती हैं वो 38 ATPs मिलती है। किस चीज के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 ATPs। अब प्रोकैरियोटिक में 2 ATPs ज्यादा क्यों मिल रही हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये FADH2 में कन्वर्ट नहीं होते। FADH2 में इस वजह से कन्वर्ट हो रहे थे क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं इंटर होते हैं तो वहां पर ग्लाइकोल फॉस्फेट शटल का प्रोसेस होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। ठीक है, जो इन्वेजिनेटेड सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वहां पर जो ऑक्सीडेशन होगी फर्दर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होगी तो वहां पर NADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे FADH2 में, तो ये 4 के बजाय 6 ATPs प्रोड्यूस करेंगे यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ ATPs मिलेगा NADH2 से। तो फाइनली जो ATPs प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगी वो कितनी होगी? 38।